हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द गोल्डन कैरियर में। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं ऐसे हस्ती के साथ बैठा हूं जिसका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी है। हमारे साथ है रमेश कुमार सेवंती सर, जो कि सिरहा स्कूल के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं। तो आइए सर के कितने योगदान है सर, क्योंकि 1996 से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं और लगातार 11 विषय में सर ने स्नातक किए हैं। तो आइए सर के इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे सर से। तो सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना काफ़ी अमूल्य टाइम दिया है सर। ठीक, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले ये बता दीजिए सर कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो रुचि है ये कब जागी सर? मैं वैसे अपने स्टूडेंट लाइफ से भी मेरा क्लास 6 में था। 5वीं तक तो मेरा सामान्य शिक्षा रहा, गांव का ही मैं रहने वाला हूं। तो उस समय तक मेरा एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं कह सकता था मैं, लेकिन 6वीं से आया तो निश्चित रूप से 6वीं में मैं खुद पढ़ने में अपना रुचि लेने लग गया। उसके बाद अपने स्नातकोत्तर करने के बाद 3-4 साल तक मैंने अपने करियर के संबंध में ध्यान दिया। उसके बाद जैसे ही मैं शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में आया, फिर अपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के लिए, अपने शिक्षा के जिज्ञासु को अपना शांत करने के लिए अपना अध्यापन जारी रखा। सर, आमतौर पर हम लोग एक विषय में स्नातक कर लेते हैं तो हम लोग अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि हमने एक विषय में कर लिया सर, लेकिन आपने तो 11 विषय में स्नातक किया। तो ये आपके मन में कैसे आया सर कि मेरे को इतने विषय में स्नातक करना है सर? मैं शुरुआत में जब किया तो मेरा, चूँकि मेरा गणित MSc मुख्य विषय गणित विषय, और शुरुआत में मेरा सोच ये नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि जब शिक्षा के क्षेत्र में 4-5 साल मैंने सेवाएं दे ली तो बाकी विषयों का भी ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मैंने एक शुरुआत किया। शुरुआत जब किया तो मैं खुद ने सोचा था कि इतने विषयों में स्नातकोत्तर कर लूँगा, लेकिन एक बार जब शुरुआत किया तो इच्छा शक्ति जागृत होता गया और रुचि अन्य विषयों में बढ़ते गया। और इसी प्रकार से मैं लगभग आज लगातार 22 साल स्नातकोत्तर की परीक्षा दिलाते हुए 11 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया। सर, तो आपका जॉब कब से लगा सर? इस जो आप जॉब कर रहे हैं तो कब से स्टार्ट किए सर ये जॉब करना? मेरा जॉब शिक्षा क्षेत्र में 1997-98 से स्टार्ट हुआ। और शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए मैंने फिर से पुनः और कुछ परीक्षाएं की तैयारी की, लेकिन कुछ परीक्षाओं मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा भी, लेकिन बाकी क्षेत्र में चूँकि मैं B.Ed किया हुआ था, शिक्षा क्षेत्र मेरा प्राथमिकता था, इस कारण इसी मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया और इसी को लगातार जारी है आज तक। तो सर, आने वाले जो अपकमिंग टाइम है उसमें आप और कौन से विषय में स्नातक करना चाह रहे हैं सर आप? मैं अभी तक मेरे जैसे सोचता हूँ तो जब भी किसी विषय में स्नातकोत्तर करता हूँ, अंतिम वर्ष में रहता हूँ तो एक अगले विषय का मैं तैयारी कर लेता हूँ। तो इस बार 11 विषय मेरे हुआ। 12वें विषय ग्रुप में मैंने जो भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक साइंस जिसको बोलते हैं, उसके लिए मैंने सोच कर रखा है और इस विषय में अपने तैयारी प्रारंभ किया है। तो सर, आपका तो मेन ध्येय ये शिक्षा है सर, इसके अलावा आपका हॉबीज़ क्या है सर? आप और क्या करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में? मैं एक तो कर्मचारी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो शिक्षकों के समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार मैं काम करते रहता हूँ। जिला का मैं छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष भी हूँ और मुझे सौभाग्य मानता हूँ कि शिक्षकों ने लगभग 2000 से छत्तीसगढ़ निर्माण के समय से अभी तक अनवरत जिलाध्यक्ष बनाए रखा है और उनके जो विश्वास है उस पर खरा उतरने का लगातार मैं प्रयास करता हूँ। तो सर, आप आने वाले जो हमारे विद्यार्थी सर उनको क्या मोटिवेट करना चाहेंगे सर शिक्षा को लेकर? सर, विद्यार्थियों से ये चाहूँगा कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, चाहे प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं वो विद्यार्थी, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षा कभी निरर्थक नहीं जाता। यदि वो शिक्षा प्राप्त किया हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ भी रहा हो, सफलता असफलता अपनी स्थिति अलग बात होती है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। सभी विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते किसी परीक्षा में, लेकिन उनका यदि शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसमें तैयारी किए हैं, तो शिक्षा का जीवन में कभी न कभी बेहतर उपयोग होता है, ये मान के आपको चलना है। सही बात है सर। हमारे समाज में ऐसी क्रूरता है सर, लोग समझते हैं कि आपको अधिकारी बनना है तो बिना पैसा के कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों को आप क्या करें सर, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी के दिमाग में नेगेटिविटी डाल देते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? ऐसी बात नहीं है, उसमें हमेशा ध्यान रखें आर्थिक स्थिति अलग चीज़ है। आर्थिक स्थिति केवल आपको संसाधन उपलब्ध करा सकता है, आपको AC कमरे में बिठा सकता है, कार में घुमा सकता है, लेकिन शिक्षा के लिए केवल हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति ही मेन है। और यदि यही एक माध्यम है शिक्षा, जिसके माध्यम से आप जिस ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं उस ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूरे
मेहनत करके परिश्रम करते हुए एक टाइम टेबल, सुनियोजित टाइम टेबल के अनुसार अपना अध्यापन जारी रखें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। सर आप एक टीचर हैं सर, और आमतौर पर विद्यार्थी परसेंटेज को लेकर काफ़ी नाराज़गी रहते हैं कि परसेंटेज नहीं आया, मतलब वो अपने आप को काफ़ी नीचा समझते हैं। तो आप परसेंट को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे सर? परसेंट निश्चित रूप से अपनी जगह में एक मायने रखता है मनोबल बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रतिशत उच्च अंक प्राप्त करना ही सफलता का गारंटी नहीं मानता मैं। क्योंकि सेवा क्षेत्र में यदि आना चाहता है कोई व्यक्ति या किसी अन्य क्षेत्र में भी काम करना पड़ जाता है तो ये परसेंट मायना नहीं रखता, वो उनका अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव और काबिलियत ही मायने रखता है। आपने देखा होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल अच्छे अंक वाले यदि सफल होते तो आज जो 90%, 95% या 100% टॉप 10 लोग, टॉपर लोग ही अब सब सर्विस में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यदि कम परसेंट वाला भी विद्यार्थी मेहनत करता है, सुनियोजित तरीके से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और परिश्रम करता है तो वो भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। सर आप एक सफल व्यक्ति हैं सर, तो विद्यार्थी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए सर वो कौन से क्लास से ही प्रारंभ कर देना चाहिए सर, ताकि वो जल्दी से जल्दी वो अपना जॉब हासिल कर सके सर? तो कौन से एज है सर जो विद्यार्थियों का? तो ऐसा है कि 9th कक्षा में आने के बाद उनको सबसे पहले अपने विषय, आगे जाकर किस विषय को लेकर पढ़ना है, ये 9वीं से ही सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि 11वीं में आते वक्त अपने रुचि के अनुसार, अपने टारगेट लक्ष्य के अनुसार अपना विषय का चयन कर सके। और उसके बाद योग्यता के अनुसार यदि आप 12वीं के बाद यदि किसी सेवा क्षेत्र में जाते हैं तो उसके संबंध में आप 11वीं से ही अपना तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन 11वीं में अपना विषय एक बार चयन कर लिए आप, तो ये तय हो जाता है कि आप इस विषय के अनुसार, इसी विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी से आपको अपने आगे के लक्ष्य के अनुसार अपनी तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। सर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं सर, वो इंग्लिश को लेकर परेशान रहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, तो इन विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रख सके? क्योंकि इंसान मेहनत करके हर चीज़ सीख सकता है सर, तो इंग्लिश को लेकर के विद्यार्थी बहुत परेशान रहते, तो आप इनको क्या बोलना चाहेंगे सर? एक बात यह है कि हर भाषा का ज्ञान रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, केवल अंग्रेजी के ज्ञान से ही हम आगे बढ़ पाएंगे ऐसे सोच रखना हमको आवश्यक नहीं लगता। क्योंकि आप जितने छत्तीसगढ़ स्तर में आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा आप देखेंगे, उसमें अंग्रेजी की एक सामान्य अंग्रेजी की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। प्योर आप अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी माध्यम में भी वाले विद्यार्थी हैं, तब भी एक सामान्य आपके जो पाठ्यक्रम में अंग्रेजी निर्धारित है उसी का भी आप अध्ययन करते जाते हैं, तो आप उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सर आमतौर पर सर हम पढ़ते हैं तो 1 साल 2 साल पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ाई से बिल्कुल रुचि हट जाता है सर, अब 2 पैसा कमाएं। लेकिन आपने अपने आप को इस पढ़ाई के क्षेत्र में सर आप सीखते भी हैं और बच्चे को सिखाते भी हैं। मेरा इसलिए ये ऐसा कर पाता हूँ कि मेरा हमेशा सोच रहा है कि शिक्षक में भी लर्निंग टेंडेंसी को हमेशा जीवित रखना चाहिए, अपने सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा जागृत रखना चाहिए। और इससे हमारा, भले ही हम अन्य विषय जैसे मैंने किया अलग अलग विषयों में, तो मैं कम से कम बाकी विषयों का भी जब बच्चों से चर्चा करता हूं तो मेरे स्पीच में आता है कि इन विषयों का भी मुझे जानकारी है। तो आप अपने बेहतर तरीके से अपने विषय वस्तु को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि बाकी विषयों में भी आप नज़र रख सकते हैं एक संस्था में रहने के दौरान, कि बाकी विषयों में भी बच्चे की स्थिति क्या है, उस पर भी आपको निश्चित रूप से इस विषय के ज्ञान से सहयोग मिलता है। तो देखा दोस्तों, मेहनत, लगन और प्रयास जिंदगी में वो धरोहर है जो इंसान को जीरो से हीरो बना देता है। और इसका उदाहरण हमारे खुद रमेश कुमार चंद्रवंशी सर हैं, जो 1996 से लगातार अनेक विषयों में, जैसे कि चाहे वो हिंदी विषय हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर लोक प्रशासन हो, तमाम विषयों में सर ने स्नातक किया है। तो इनसे तो मैं आज बहुत खुश भी हूँ और मैं खुद मोटिवेट हुआ हूँ कि इतने विषय में सर ने किया है, बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस चैनल पे मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरे तो समाज तक इस मैसेज को पहुंचाना है। दोस्तों मैंने एक दोस्त को वादा भी किया है कि जिस दिन मेरे यूट्यूब में पैसा आना चालू हो जाएगा, मैं तेरा पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊंगा करके मैं अपने दोस्तों को वादा किया है। तो दोस्तों कहते हैं ना, किसी महान शायर ने क्या खूब लिखा है कि कोई किस्मत वाला चादर तान के सोए और कोई नसीब अपने कारी जान के रोए। दोस्तों इंसान की मेहनत ही भगवान होती है। हमें तो भगवान को नहीं देखा कि कहाँ है, परंतु हम मेहनत को ही भगवान मानते हैं। सर ने संघर्ष में ही असफलता को देखा है और उन्हीं संघर्ष के माध्यम से आज सर 11 विषय में स्नातक हुए हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं निश्चित तौर पर अपने इस सर के जितने भी योगदान है और उसको अपने जीवन में धारण करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी धारण करें, क्योंकि दोस्तों आपको कर दिखाना है जो आप करना चाहते हैं।
किसी पड़ोसी या अपने समाज के लोगों के बहकावे में मत आएँ, और निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल मिलेगा। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तब तक के लिए दोस्तों मैं शिव सिंह राजपूत आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो हमारे रमेश चंद्रवंशी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने हम लोग टाइम दिया Thank you. और हमको इसका योग्य समझा। और ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद। और निश्चित रूप से आपसे और कभी भगवान कहे तो मुलाकात हो। मैं तो लगभग 2-3 साल पहले सर के बारे में पढ़ा था, लेकिन कहते हैं ना एक सहयोग होता है तभी मुलाकात होता है, और आज भगवान ने वो मौका दिया कि सर के साथ बैठने का मुझे अवसर मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका। ठीक, थैंक यू। धन्यवाद।